तो क्लास 12 में आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल के लिए। कुछ प्रैक्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बार सीबीएसई ने प्रैक्टिकल में कुछ चेंज किया है। यहाँ प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले देखना होगा, बायोलॉजी में एक होता है मेजर प्रैक्टिकल। मेजर प्रैक्टिकल में इस बार केवल 2 ऑप्शन दिए हैं। बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो मेजर प्रैक्टिकल है, इस साल केवल हमको मेजर प्रैक्टिकल में 2 ऑप्शन दिए हैं। 2 केवल आपको एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इन दोनों में से एक आपको करना ही होता है और वो प्रैक्टिकल होता है 5 नंबर का। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे हमको करना होता है, एक माइनर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। माइनर प्रैक्टिकल वो भी हमको करना होता है। इसमें भी हमको कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो एक एक करके हम बात करेंगे। एक हमको माइनर प्रैक्टिकल जो करना है उसके भी ऑप्शन दिए हैं, वो हमारा 4 नंबर का होता है। इसके बाद हमको एक स्लाइड प्रिपरेशन करना होता है। स्लाइड प्रिपरेशन यहाँ पे हमको 5 नंबर का दिया है। हमारा प्रोजेक्ट होता है और हमारा रिकॉर्ड भी होता है, उनके भी नंबर दिए हैं। तो ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे मेजर प्रैक्टिकल की। कौन कौन से मेजर प्रैक्टिकल में से हमको पढ़ना चाहिए और कौन सा हमको समझना है। एक बार आप थोड़ा सा पूरा सीबीएसई का प्लान समझिए। 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है जो या तो 5वां या 6वां हमको करना है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, आप थोड़ा देखिए। 5th में दिया है द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर और 3 डिफरेंट pH ऑन द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। या तो ये एक्सपेरिमेंट करना है या फिर दिया है आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। हमको डीएनए एक्सट्रैक्ट करके बताना होता है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा। ये 2 हमको मेजर के लिए तैयार करना है। इन दोनों में से एक हमको प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। फिर आपको माइनर एक्सपेरिमेंट करना है, वो 4 नंबर के हैं। और माइनर एक्सपेरिमेंट आइदर 2 और 3 इनमें से एक आना है। तो 2 हमारे यहाँ पे है कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट। इनका हमको देखना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पीएच वैल्यू। या फिर आएगा हमको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको देखने हैं अलग अलग वाटर सैंपल के अंदर। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक आना है और इन दोनों में से कोई भी एक हमको आना ही आना है। मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा 5 का, माइनर आएगा 4 नंबर का। स्लाइड प्रिपरेशन हमको करना है, वो 5 नंबर के लिए होती है। वो होगी या तो नंबर 1 या नंबर 4। नंबर 1 है प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन। हमको पोलन जर्मिनेशन होते हुए देखना है स्लाइड के ऊपर। या फिर नंबर 4 दिया प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। ऑनियन की रूट टिप में माइटोसिस होते हुए देखना है कि कैसे सेल डिवाइड हो रही है, यही हमको देखना है। तो ये बस हमको एक्सपेरिमेंट हमारे लिए तैयार करना है इस साल के लिए। स्पॉटिंग है 7, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कौन कौन सा स्पॉटिंग है। इनमें से कोई भी 7 स्पॉटिंग आपको रखे जाएंगे जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। एक एक करके मैं आपको सभी समझाऊंगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है 4 नंबर का और आपका प्रोजेक्ट है 5 नंबर का। टोटल प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का। तो शुरू करते हैं आज का एक मेजर एक्सपेरिमेंट, जो हमको एक बार समझ में आएगा तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। मेजर एक्सपेरिमेंट में हमको सबसे पहले बात करना है टू स्टडी द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। टू स्टडी सैलिवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। खास तौर पे ये हमको बात करना है। इसमें 2 अलग अलग प्रैक्टिकल हैं। हम जिसको तैयार कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच। हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रहेगा इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सैलिवरी एमाइलेज एक्टिविटी। एमाइलेज
सलाइवरी एमाइलेज एक्टिविटी। आखिर सलाइवरी एमाइलेज जो काम करता है उसके ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट आता है, ये हमको एक प्रैक्टिकल करके देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रटने की बजाय समझने की कोशिश करना। देखिए पहले थोड़ा थ्योरी समझते हैं। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है और क्या करता है। एक्चुअली जो हम फूड खाते हैं उस फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। खास तौर पे ये तीन चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और खास तौर पे हम जो फूड खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है उसमें होता है स्टार्च। खास तौर पे जब हम फूड खाते हैं, जो स्टार्च वाला कोई भी फूड है, जैसे मान लीजिए आपने राइस लिया या पोटैटो आपने लिया, हाँ, तो इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। ये फूड जब हमारे माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में पहुंचता है तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिक्स करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं। और उस सलाइवा के अंदर मौजूद होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और इसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर बनाता है। हालांकि कंप्लीट स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन स्टार्च छोटे छोटे पार्ट में टूटना शुरू हो जाता है, माल्टोज बनना शुरू हो जाता है। और फिर बाद में जब ये एसिडिक पीएच वैल्यू पे पहुंचता है स्टोमक के अंदर, तो ये एंजाइम काम करना वहाँ बंद कर देता है। और बाद में जो आपका पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज से जब एमाइलेज निकलता है, वहाँ पर फिर आपका स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो पाता है। तो हमको तो देखना है कि सलाइवरी एमाइलेज क्या पीएच वैल्यू से प्रभावित होता है, क्या इसका काम जो होता है वो पीएच वैल्यू चेंज करने से चेंज आ जाएगा। यही हमको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले थोड़ा देखते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो होते हैं वो सब के सब बने होते हैं प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे अच्छे ढंग से काम करता है। एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है उसके लिए, जिसे ऑप्टिमम पीएच हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक पे काम करते हैं, एल्केलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो यहां पर जो सलाइवरी एमाइलेज की बात कर रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होता है 6.8। आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा जब होगा आपसे पूछा जा सकता है सलाइवरी एमाइलेज के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी होती है। ये लगभग न्यूट्रल ही है, 6.8। माउथ कैविटी में रिलीज हो रहा है, तो माउथ में बताइए आपका एसिड होता है कि बेस होता है कि न्यूट्रल होता है, लगभग न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक है, केवल 0.2। तो 6.8 पे ही ये एंजाइम काम करता है। अगर इस एंजाइम को बिलो पीएच पे ले जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देता है। जो प्रोटीन है वो डिजेनरेट होने, चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक ऐसे ही अगर इसको हाई पीएच पे लेके जाएंगे तो भी इसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, एंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो हमको यही बस प्रूव करना है कि किस पीएच वैल्यू पे एंजाइम काम कर रहा है। अगर इसको एसिडिक पे ले जाएंगे तो काम कैसे बंद हो जाएगा, और हाई पे ले जाएंगे तो भी काम बंद हो जाएगा। इसके लिए हमको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या मटेरियल चाहिए, कैसे ये प्रूव करना है, तो इसके लिए एक एक चीज आप थोड़ा समझते चलिए। देखिए हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि स्टार्च की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। स्टार्च की क्या होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। और हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ही आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्टार्च में होल्ड हो जाते हैं, और ये टेस्ट देता है स्टार्च का। एक्चुअली ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। कब करेगा, अगर वहां स्टार्च मौजूद है तो ब्लू ब्लैक कलर करेगा आयोडीन, और अगर स्टार्च नहीं है तो ये अपना ब्लू कलर नहीं देगा। ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, ये एक पहले से इतना सारी जानकारी याद रहेंगी तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमको क्या क्या सामान चाहिए। देखिए सलाइवरी एमाइलेज आपको चाहिए, तो सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से निकलेगा, सलाइवा से निकलेगा। आपको अपने माउथ से सलाइवा निकालना है और टेस्ट ट्यूब में उसको कलेक्ट करके रखना है। सलाइवा कब निकलेगा, जब आप माउथ में कुछ चबाओगे खाओगे तभी तो सलाइवा बनेगा। उसके लिए आपको एक च्युइंगम चाहिए, एक रबर, कुछ टॉफ़ी ऐसा च्युइंगम वाला, वो चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे तो बहुत सारा सलाइवा जब आपका बन जाएगा फिर आप उसे एक बीकर में डालेंगे और उसको थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर लेंगे छान कर। थोड़ा सा नॉर्मली छानना है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें कुछ और पार्टिकल नहीं आना चाहिए, थोड़ा फिल्टर करके उसको एक टेस्ट ट्यूब में भर लेना है। और इसका हमको बनाना है एक सिंपल सा सॉल्यूशन बनाना है, ज़्यादा इसको कंसंट्रेट नहीं करना है। हमको सलाइवा का बनाना है 1/20 रेशो में इसका सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए जो सलाइवा आपने कलेक्ट किया, आपको क्या करना है, 1 ml सलाइवा लेना है, 1 ml सलाइवा। और 1 ml आपने सलाइवा लिया तो इसमें 19 ml आपको डिस्टिल वाटर डालना है। 19 ml क्या डालना है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आपको डालना है। तो इस तरह से आपका 1/20 का एक सॉल्यूशन बन जाएगा सलाइवा का, जिसमें मौजूद होगा सलाइवरी एमाइलेज। उसमें क्या मौजूद रहेगा, सलाइवरी एमाइलेज मौजूद रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज आपके पास तैयार हो गई। दूसरी चीज, हमको चूंकि स्टार्च को टेस्ट करना है तो हमको चाहिए स्टार्च पाउडर। ये लेबोरेटरी में आता है, एक डब्बे में पाउडर के रूप में आता है, स्टार्च पाउडर आता है, उसका भी हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो स्टार्च पाउडर जो आता है मार्केट में, उसका हमको 1% सॉल्यूशन बनाना है। 1% सॉल्यूशन ये कैसे बनता है, 1% सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 100 ml वाटर लेना है, वो भी डिस्टिल वाटर आप यूज करेंगे। 100 ml डिस्टिल वाटर में आपको केवल 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम स्टार्च डिजोल्व करना है। तो ये आपका 1% सॉल्यूशन बन जाएगा। 1% सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। 1% बनाना मतलब 1 ग्राम को 100 ml वाटर में आपको डिजोल्व करना है। ये हो गया आपका। अब हमको इसके लिए थोड़ा सा एक NaCl सॉल्यूशन भी चाहिए, नमक का। नमक भी आपको लेबोरेटरी में अलग टाइप से मिलता है, आप बाकी और दूसरा यूज मत कीजिए, लेबोरेटरी का NaCl हमको यूज करना है। उसका भी 1% NaCl का सॉल्यूशन बनाना है। NaCl सॉल्यूशन कैसे बनेगा भाई, सेम वही रहेगा प्रोसीजर। 100 ml वाटर लेना है और 1 ग्राम उसमें NaCl घोलना है, तो ये आपका 1% NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या आपने तैयार कर लिया, आपने सलाइवरी एमाइलेज का सॉल्यूशन 1/20 तैयार कर लिया। पहले आप सलाइवा निकाल लीजिए, उसका 1 ml में 20 ml पानी डाल दीजिए, तो ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, 120 सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। स्टार्च पाउडर 1% सॉल्यूशन बना लीजिए, 1% NaCl बना लीजिए। चौथी चीज जो आपको चाहिए स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, वो है आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, इसका कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसकी ड्रॉप यूज करना है। फिर भी इसका भी सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, आयोडीन का भी। हाँ, कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। और सॉल्यूशन नहीं बनाना है, जो भी आयोडीन है उसका 1 ml हम जनरली यूज करेंगे। एब्सोल्यूट जो भी बोतल में आता है सॉल्यूशन ऑलरेडी बन के आता है, 1 ml हमको आयोडीन सॉल्यूशन यूज कर लेना है, ड्रॉपर से निकालना है 1 ml। तो ये सब हमारी तैयारी हो गई, इतना हमने सब सामान तैयार कर लिया है। अब चलिए हम चेक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और चाहिए, चूंकि हमको अलग अलग pH वैल्यू हमको चेंज करना है, pH वैल्यू। तो pH वैल्यू के लिए हमको एक तो चाहिए 6.8 के आसपास जो pH बनाने की पावर रखता हो, वो एक केमिकल चाहिए। एक हमको चाहिए जो एसिडिक में हो लगभग 5 pH वाला, और एक चाहिए लगभग हमको 8 या 9 pH वाला। तीन अलग अलग सॉल्यूशन हमको चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में लेबोरेटरी के अंदर एक्चुअली कुछ टैबलेट्स आती हैं अलग अलग pH बनाने वाली। वो टैबलेट्स आती है, छोटी छोटी टैबलेट आती है। सपोज ये वाली जो टैबलेट है वो 5 pH बनाने वाली है।
ये वाली जो टैबलेट है वो आपको मान लीजिए 6.8 या लगभग 7 pH बनाने वाली टैबलेट है। हाँ? ऐसे ही ये 9 या 8 जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी टैबलेट उस पर लिखा रहता पैकेट पे कि ये कितने का सॉल्यूशन बनाएगा, तो सपोज ये आपका 8 pH वैल्यू वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए टैबलेट आई है। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर उसमें फिक्स लिखा रहता है, एक पूरा पैकेट रहता है कितना टैबलेट कितने ml पानी में आपको डिजोल्व करने से 5 pH का सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें वाटर आपको लेना है, पूरा डिस्टिल वाटर। जनरली वो अलग अलग क्वांटिटी की अलग अलग टैबलेट आती हैं। आप सपोज मानिए कि इसमें मान लीजिए आपका 100 ml पानी आपने लिया, तो वो कितना टैबलेट इसमें डालने से आपको 8 pH का सॉल्यूशन बन जाएगा वो आपको मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ रहता है। एक्चुअली कई बार कैप्सूल के रूप में आती हैं, कई बार टैबलेट के रूप में आती हैं, तो वो अलग अलग। हमारा उद्देश्य क्या है, हम 3 ऐसे सॉल्यूशन बनाएं जिनकी पीएच वैल्यू अलग अलग रहे। तो ये टैबलेट यूज करके हम वो सॉल्यूशन बनाते हैं, डिस्टिल वाटर में इन टैबलेट को हम घोलते हैं। अब इसमें जो ये लिक्विड बन गया है इसका पीएच वैल्यू है 5, इसका पीएच वैल्यू है 6.8, इसका पीएच वैल्यू है सपोज 8। तो ये एसिडिक हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया लगभग, और ये आपका सॉरी ये एल्केलाइन हो गया, और ये आपका एसिडिक हो गया। तो इस तरह से 3 अलग अलग आपने पीएच वाले सॉल्यूशन बना लिए। ये सब तैयारी करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हमको क्या लेना है, हमको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, हमको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है अलग अलग, 1, 2 और 3। नाम रख दीजिए ए, बी और सी, कोई भी ए, बी और सी। अब देखना किसमें क्या क्या हम मिला रहे। सबसे पहले हमको इसमें करना पड़ेगा 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन पहले इनमें डाल दीजिए। सबसे पहले 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन, सबके अंदर क्या डाला आपने, 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन आ गया, इसमें आयोडीन आ गया, ये आपका सॉल्यूशन भर गया। अब क्या करना है, 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद 5 ml आपको स्टार्च सॉल्यूशन डालना है, स्टार्च सॉल्यूशन। तो 5 ml आपने स्टार्च सॉल्यूशन डाला। जैसे ही आपने स्टार्च सॉल्यूशन डाला, स्टार्च और आयोडीन रिएक्ट करके एकदम ब्लैक कलर का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा। तीनों के तीनों आपके एकदम ब्लैक हो जाएंगे। ये लो, इसमें स्टार्च सॉल्यूशन भी आ गया। इसके बाद इसमें हमको केवल 1 ml जो आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाया था, NaCl सॉल्यूशन, वो भी यहाँ पर डाल देना है। ये 1 ml NaCl सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आपका 1 ml NaCl सॉल्यूशन आ गया। अभी इनका एकदम कलर ब्लैक है क्योंकि स्टार्च और आयोडीन यहाँ रिएक्ट कर रही हैं। यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रही हैं, स्टार्च और आयोडीन बढ़िया से रिएक्ट कर रही है, एकदम ब्लैक कलर हो रहा है तीनों का तीनों। ए का पीएच वैल्यू आपने 5, अभी इसमें पीएच वाला हमने कोई भी सॉल्यूशन नहीं डाला है, तो अभी इसमें पीएच वाला सॉल्यूशन डालेंगे तभी तो ABCD ये ABC तीनों सैंपल अलग अलग हो पाएंगे, एक एसिड हो पाएगा, एक न्यूट्रल, एक बेस हो पाएगा। अब क्या करना है हमको, ये जो आपका टेस्ट ट्यूब A है इसमें 5 pH वाला जो है वो आपने सॉल्यूशन डाला। एक्चुअली आप इसमें कई बार वो टैबलेट डायरेक्ट डाल सकते हैं, या आपने सॉल्यूशन तैयार किया तो वो आप डाल सकते हैं। आपने 5 ml वो pH वाला सॉल्यूशन डाला, pH सॉल्यूशन, या टैबलेट भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सीधा इसी में हम वो टैबलेट घोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने किया कुल मिला के, अब ये जब हमने वो बफर सॉल्यूशन इसमें डाल दिया तो इस पूरे सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5 pH हो गई। इसमें हमने जो दूसरा डाला, इसमें हमने डाला 6.8 वाला, तो इसने इस पूरे सॉल्यूशन की पीएच 6.8 कर दिया, और इसमें हमने 8 या 9 जो भी आपने लिया ये उसका सॉल्यूशन हो गया। अब तीनों की पीएच वैल्यू अलग अलग है, तीनों का कलर एकदम ब्लैक हो चुका है। ये हमारा तैयारी हो गया, सब कुछ घोल दिया, केवल सलाइवा मिक्स करना है और उसका इफेक्ट देखना है।
चलिए अब हम इसमें सलाइवा भी मिक्स करना शुरू करते हैं। अब हमको डालना है जो हमने अभी 1/20 का जो सलाइवरी एमाइलेज का सॉल्यूशन बनाया है सलाइवा को यूज करके, अब वो सॉल्यूशन डालना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमको इसमें कितना डालना पड़ेगा, हमको इसमें जो 1 ml, थोड़ा सा डायग्राम डिलीट हो गया, 1 ml हमको इसमें क्या डालना होगा, सलाइवा का सॉल्यूशन डालना होगा, सलाइवा सॉल्यूशन, ठीक है 1 ml। और ये तीनों जो टेस्ट ट्यूब है, एक एक्चुअली pH 5 पे काम कर रही है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है वो आपके pH 6.8 पे काम कर रही है, और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है वो आपके लगभग 8 pH पे काम कर रही है। 1-1 ml सलाइवा आपने इसमें डाल दिया। अभी तक ये तीनों ही ब्लैक कलर दे रही है क्योंकि इन तीनों में स्टार्च और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन इनमें भरा है। अब बस टाइम लगा दीजिए, आप हर 2 मिनट के बाद ऑब्जर्व करते जाइए, हर 2 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करते जाइए। आप देखेंगे, आप एक लॉग टेबल बनाएंगे कि 2 मिनट के बाद आपका ए, बी और सी में क्या चेंज आया कलर में। तो आप देखेंगे ए में कोई चेंज नहीं आया, सी में कोई चेंज नहीं आया, बी में भी कोई चेंज नहीं आया। आप देखेंगे 5 मिनट के बाद देखेंगे ए में भी कोई चेंज नहीं, बी में भी कोई चेंज नहीं, सी में भी कोई चेंज नहीं। लेकिन आप जब लगभग 10 मिनट या 12 मिनट के आसपास पहुंचेंगे, आप देखेंगे ए में तो कोई चेंज नहीं आया, सी में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो गया, इसका जो ब्लैक कलर है वो डिजोल्व होना शुरू हो गया, और 12 मिनट के आसपास आते आते ये एकदम व्हाइट हो जाएगा। और ये अभी भी डार्क कलर के हैं, ये ए और सी अभी भी डार्क कलर के हैं, जबकि आपका बी जो है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। व्हाइट क्यों हो गया, क्योंकि जो सलाइवरी एमाइलेज आपने डाला था वो pH 6.8 पे काम कर रहा था एफिशिएंटली, इसलिए वो डाला तो उसने स्टार्च जो इसमें मौजूद था उस स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया। जब स्टार्च ही नहीं रहेगा तो आयोडीन फिर कलर कैसे देगा। तो एक आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप देखेंगे 12 मिनट के बाद जहां पे pH वैल्यू 6.8 है वो आपका एकदम व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हो गया, जबकि बाकी अभी ये दोनों ब्लैक कलर के ही बने हैं। आप लगभग 30 मिनट के बाद भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी भी ब्लैक कलर के ही बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि इस pH वैल्यू पे जाने के बाद वो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, या करेगा तो लगभग 1 घंटे बाद थोड़ा बहुत लाइट कलर हो जाएगा, तो बहुत ही स्लो स्पीड से काम कर रहा है, या फिर वो काम करना बंद कर देता है। एंजाइम जो है वो pH के प्रति बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये काम करना कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, च्युइंगम चबाना है, सलाइवा इकट्ठा करना है, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करना है, स्टार्च पाउडर यूज करना है, थोड़ा सा NaCl का सॉल्यूशन यूज करना है, और बस सलाइवा मिक्स करके थोड़ा कलर चेंज होने के लिए आप इंतजार कीजिए। तो ये वाला कलर आपका चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि इस pH वैल्यू पर ही ये एंजाइम बढ़िया से काम करता है। रिजल्ट हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा, because pH 5 is acidic and pH 8 is also alkaline, and the enzymes is not working on that pH, and the B sample which have the pH value 6.8 or it is just like neutral, this enzyme is work on this solution, and finally the starch will be break down into simple sugar, and iodine test will be disappear। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक pH वैल्यू पे ही काम करता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना ही करना है, आपको आना ही आना है प्रैक्टिकल में। आप इसके लिए एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए। फिर भी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा जो एक मेजर एक्सपेरिमेंट है वो है, हमको DNA एक्सट्रैक्ट करना है। हमको क्या करना है, DNA एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी प्लांट मटेरियल से, प्लांट मटेरियल से। तो देखिए, आप कोई भी प्लांट मटेरियल यूज कीजिए, वहां प्लांट सेल मौजूद होंगी और हर प्लांट सेल में DNA मौजूद होगा। तो हम क्यों ना एक ऐसा मटेरियल लें जिससे हमको DNA निकालना बड़ा आसान हो, कुछ सॉफ्ट टिश्यू हो जिसको हम आराम से क्रश कर सकें, उसको पेस्ट में चेंज कर सकें। ऐसा हमको कुछ मटेरियल लेना चाहिए। उसके लिए आप पका हुआ
केले का एक टुकड़ा ले सकते हैं, एक आपने पका हुआ केले का टुकड़ा ले लिया, या फिर आप पपीते का एक टुकड़ा ले लीजिए। हाँ, दो दो चार टुकड़े ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका बनाना या पपाया, ये इनको क्या है कुचलना बहुत आसान होगा, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। हालांकि आप स्पिंच, पालक, बथुआ, मटर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बस उसका पेस्ट बनाना है हमको। सेल जो उसके अंदर है उनको क्रश करना होता है। तो ये मान लीजिए हम पपाया से शुरू कर रहे हैं। हाँ, पपाया के डीएनए काफ़ी अच्छे दिखते हैं, इसलिए आप पपाया को यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसको बढ़िया से छील लीजिए, अंदर से गूदा निकाल लीजिए, पपाया के 2-3 सैंपल आप ले लीजिए और इनको बढ़िया से कुचल दीजिए। एक पेस्टल मोटर जो आपका आता है और उसमें जो एक इस तरह से रहता है, बढ़िया से उसको इसमें चटनी बना दीजिए। हाँ, ये आपका पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि प्लांट सेल मौजूद है इसके अंदर, तो प्लांट सेल में हमको सेल वॉल को डिजोल्व करना होता है। हाँ, सेल वॉल जो है वो हमको डिजोल्व करना होता है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और दूसरा, इस सेल के अंदर केवल डीएनए थोड़ी है, हमको तो डीएनए आइसोलेट करना है। इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन, इसके अंदर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर मौजूद है आपके न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारी चीज इसके अंदर मौजूद है, सबको आपको डिजोल्व करना है, डाइजेस्ट करना है, केवल डीएनए को छोड़ना है। न्यूक्लिक एसिड वाला यूज नहीं करना, न्यूक्लिक एसिड ही तो डीएनए होता है। हमको ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेल वॉल को डिजोल्व करना है। तो देखिए अगर हम बात करें सेल वॉल की, चूंकि अगर पपाया यूज कर रहे हैं तो सेल वॉल 100% सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर आप किसी फंगस से कुछ निकालना चाह रहे थे तो फंगस में काइटिन होता है, तो वो काइटिन काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। हाँ, हम बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग है। तो हमको ये केमिकल डिजॉल्व करने के लिए कुछ एंजाइम्स की मदद पड़ती है। एंजाइम्स हमको यूज करने पड़ते हैं। ये एंजाइम बहुत महंगे आते हैं लेबोरेटरी में, बहुत ही महंगे आते हैं, लगभग हर लेबोरेटरी में मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो पेस्ट बनाया उस पेस्ट को बनाकर हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इसमें मान लीजिए वो चटनी आपने पपीता की जो भी बनाई है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, अब इसमें हमको डालना है सबसे पहले सेल वॉल को डिजोल्व करने वाला, सेलुलोज को डिजोल्व करने वाला सेलुलेज एंजाइम डालना है। सबसे पहले क्या डालना है, सेलुलेज एंजाइम। अब वो बढ़िया से एक कांच की रॉड से उसको पूरा हिला दीजिए, मिक्स करते रहिए ताकि वो सेलुलेज इसमें पूरा डाइजेस्ट कर दे। उसके बाद प्रोटीएजेज एंजाइम आप यूज कर सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को भी डिजोल्व किया जा सकता है। खास तौर पे हम प्रोटीन की ही बात करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लाइपेज आप यूज कर सकते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट भी तो होगा, तो लाइपेज आप कर लीजिए। कुल मिला के लगभग सभी एंजाइम्स इसमें डालना है और उसको हिलाना है, पेस्ट करना है। केवल और केवल इसमें डीएनए आपका सुरक्षित रहेगा, बाकी सब डिजोल्व हो जाएगा। सर ये एंजाइम इतने महंगे आते हैं और अलग अलग ये आपको डालने पड़ेंगे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम का काम है। इसके लिए लेबोरेटरी में एक शॉर्टकट है। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको डीएनए निकालना है, कोई भी तरीके से निकालो। तो हम ये सब पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करने वाले। हम सीधा सिंपल क्या करने वाले, ये जो हमने पेस्ट बनाया ना पपीते का, हम इसमें डालने वाले हैं एक लिक्विड, बर्तन धोने का एक जो सोप आता है लिक्विड वाला। खास तौर पे आप बिम वगैरह जो भी यूज करते हैं, ध्यान देना उस साबुन वाला यूज नहीं करना है, लिक्विड वाला यूज करना है। हाँ, मान लीजिए इसमें आपका, मैं ब्रांड कोई फिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लिक्विड में सॉल्यूशन आते हैं बर्तन मांजने वाले। बर्तन में एक्चुअली जो हम फूड खाते हैं वो गंदगी हमारे बर्तनों में चिपकी रहती है, और उस फूड में होता है चिकनाई वाला तेल होता है, उसमें प्रोटीन होता है, हाँ उसमें सब कुछ होता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें वो सभी एंजाइम्स मौजूद हैं जो हमको चाहिए। हाँ, इसमें ये जो लिक्विड सोप है, इस लिक्विड सोप में, बर्तन मांजने वाले सोप में, वो सब एंजाइम ऑलरेडी सभी मौजूद हैं, पहले से ही पूरा पेस्ट इसमें मौजूद है। तो हम इस पेस्ट में सीधा ये बिम बार वाला जो लिक्विड है ये इसमें मिलाते हैं और इसको बढ़िया से घोल देते हैं, बढ़िया से घोल देते हैं, और इसको 10-15 मिनट के लिए आराम से छोड़ते हैं ताकि पूरा अपना काम कर ले। उसके बाद ये जो पूरा एक चटनी सा बन गया है, इसको हमको छान लेना है एक फिल्टर से।
थोड़ा सा एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जाके कुछ फिल्टर से, एक मान लीजिए आप फनल यूज कर लीजिए, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दीजिए और ये पूरा पेस्ट उसके अंदर डाल दीजिए, तो पानी पानी सा टपक के आपके इसमें कलेक्ट हो जाएगा और जो गाढ़ा गाढ़ा सा जो लुगदी जैसा है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो बस यहाँ पर जो ये लिक्विड आ गया, इसी के अंदर वो डीएनए मौजूद है जो हमको चाहिए। बस वो डीएनए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, पपीते का जो लुगदी बनाया उसमें आपने बर्तन मांजने वाला जो लिक्विड है वो आपने मिक्स कर दिया बढ़िया से, इनको एक कांच की रॉड से घुमा दिया, हिला दिया और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया और हिलाते हिलाते इसको फिर एक फिल्टर पेपर की मदद से हमने इसका फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लिया। तो ये फिल्ट्रेट आपका कलेक्ट हो गया। इस फिल्ट्रेट में डीएनए मौजूद है लेकिन अभी आपको डीएनए दिख नहीं रहा है। अब हम इसको डीएनए को देखना है, देखते हैं कैसे देखेंगे हम लोग। तो डीएनए को देखने के लिए क्या करना है कि आपके पास ये जो फिल्ट्रेट मौजूद है, इस फिल्ट्रेट को मान लीजिए इतना आपने कलेक्ट कर लिया। अब एक बड़े से बीकर में रखना है और बीकर में चारों तरफ आइस क्यूब आपको रखना है, एकदम बर्फ, इसको चिल्ड करना है पूरे सॉल्यूशन को। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रखी हुई है और इसमें फिर आपको डाल देना है एल्कोहल, इथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, चिल्ड इथेनॉल एक्चुअली। हाँ, ये लेबोरेटरी वाला यूज करना है, वाइन वाला यूज नहीं करना है। तो लेबोरेटरी से आपने इसमें कोई अंदाजा कोई फिक्स नहीं है, लगभग मान लीजिए जितना आपका इसमें पहले फिल्ट्रेट था लगभग उतना उतना ही इथेनॉल आप इसमें फिल कर लीजिए। तो ये आप इसको छोड़ दीजिए, एकदम चिल्ड होने दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे ये चिल्ड हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऊपर छोटे 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 ये थ्रेड से, फिलामेंट से बनना शुरू हो जाते हैं, ऊपर ही ऊपर ये वाइट वाइट कलर के कुछ फिलामेंट्स से बनना शुरू होते हैं और नीचे जो आपका पानी पानी सा भरा पड़ा है वो पानी पानी सा नीचे रहेगा। तो ऊपर ही ऊपर जो ये आपका व्हाइट कलर के जो थ्रेड बन गए हैं, एक्चुअली दीज आर डीएनए। इनको आप थोड़ा ब्रश या थोड़ा सा एक कांच की रॉड से हिलाते हुए उसको चिपका सकते हैं और चिपका कर आप एक पेट्री डिश में उनको या एक वाच ग्लास में उनको आप कलेक्ट कर सकते हो, धागों को। एक्चुअली वो आपके डीएनए होते हैं। और ये जो तरीका है कांच की रॉड में इन फ्रेगमेंट को चिपका लेना, वो स्पूलिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्पूलिंग। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी ही आसानी से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमको कुछ यूज नहीं करना पड़ा, बस एथिल अल्कोहल यूज करना पड़ा। बाकी हमारा जो वो बिम वाला जो लिक्विड था उसी ने पूरा काम कर दिया, हमको अलग अलग एंजाइम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो लिक्विड सोप आपको जो बर्तन मांजने वाला है, अच्छा बढ़िया क्वालिटी वाला, वो यूज करना है। और जो पपीता लिया आपने या मान लीजिए बनाना आपने लिया, बनाना के डीएनए थोड़ा सा छोटे छोटे दिखेंगे, सही ढंग से दिख नहीं पाएंगे। पपीते के फ्रेगमेंट तो बिल्कुल आसानी से धागे 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 जैसे ऊपर ही ऊपर वो जम जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर आपको कलेक्ट हो जाएंगे। बस उनको हिलाना है और आपका डीएनए आपके पास तैयार हो गया। तो ये दो मेजर एक्सपेरिमेंट थे, दोनों में से एक 100% आपके प्रैक्टिकल में आना है। आप तैयार कर लीजिए दोनों को। खास तौर पे जो ज़्यादातर एक्सटर्नल लोग जो आते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज वाला जो पीएच वैल्यू है, सलाइवरी एमाइलेज पीएच वैल्यू वाला, उसके ऊपर उसी को ज़्यादा करवाते हैं। तो जब हम लैब में आएंगे फिजिकली तो हम ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आसानी से हमारा ये काम हो जाएगा। इसके लिए अभी आपको ज़रूरत रहेगा अपना प्रैक्टिकल नोटबुक अपडेट करने का। आप दोनों प्रैक्टिकल अपना नोटबुक में बढ़िया से डायग्राम बनाते हुए मेंटेन करके तैयार रखिए। ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दे ही चुका हूँ, तो प्रोजेक्ट वर्क जो आपने टॉपिक छांटे हैं उसके ऊपर भी काम शुरू कर दीजिए, फाइल बनाना आप शुरू कर दीजिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब बाकी की अगर कल जो क्लास होगी उसमें मैं माइनर प्रैक्टिकल आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपको स्पॉटिंग समझा दूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल का डर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप आसानी से कभी भी प्रैक्टिकल करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं।